हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी। क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी? जब हम एलिमेंट्री रिएक्शन में नंबर ऑफ स्पीशीज आपस में कोलाइड करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने स्पीशीज आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो स्पीशीज कोलाइड करते हैं उतनी उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है। ये कभी भी हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं निकालते, हमेशा एलिमेंट्री यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए निकालते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? इन एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या मतलब होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। द नंबर ऑफ स्पीशीज में क्या है, जैसे कि आयंस हो गए, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, या फिर एटम्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ स्पीशीज यानी कि आयंस, एटम और मॉलिक्यूल्स कोलाइड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोलाइड करके हमें प्रोडक्ट दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। पर्टिकुलर पॉइंट एंड फॉर्म प्रोडक्ट is known as molecularity। देखो, इसको अच्छे से समझते, इसका क्या मतलब है। जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, यहाँ पे स्पीशी या फिर एटम आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट दे रहे, तो एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया। अब ये बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये वाला जो एटम है इसके इस पॉइंट पे ही आके टकराए, मतलब ये वाले एटम का ये पॉइंट इस वाले एटम से टकराएगा, तब जाके हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है? तो ये हो सकता है। सेम हम क्या कर सकते हैं, हमने 3 का ले लिया, एक ये एटम है, एक ये एटम है और एक ये एटम है। अब हमने क्या देखा कि जब इस वाले एटम का इस पॉइंट पे और इस वाले आइटम का ये पॉइंट और इस वाले आइटम का ये पॉइंट जब आपस में कोलाइड करेंगे तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो हम ये भी मान सकते हैं, तो इसमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 स्पीशीज आपस में टकरा रही हैं। तो यहाँ पे इनकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 है। यहाँ पे क्या है? 3 मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स ले लो, आइटम्स ले लो, या फिर आयंस ले लो, तो 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 3। तो ये हो सकता है, बट ऐसा थोड़ी है कि हम 7-8 मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उनका आपस में कोलिजन करा रहे हैं, और वो भी परफेक्ट कोलिजन होगा जहाँ पे हम चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट था, तो इसी पॉइंट पे कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के दूसरे पॉइंट पे जाके टकराता है तो कोलिजन यहाँ पे हो रहा है, बट परफेक्ट कोलिजन नहीं होने की वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जहाँ पे कोलाइड होना चाहिए, अगर वहीं पे कोलिजन हो रहा है तो ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बहुत रेयर केस होता है कि 3 से ज़्यादा कोलिजन हो, परफेक्ट कोलिजन हो। कोलिजन तो होगा, बट परफेक्ट कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मॉलिक्यूलरिटी बहुत रेयर केस में 3 से ज़्यादा हो सकती है, मतलब 3 या फिर मान लो 4 हो सकती है रेयर केस में, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है? हाईएस्ट मॉलिक्यूलरिटी हम मान के चलते हैं कि 3 है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये समझ आया किस तरीके से है? ओके, और ये क्या था? मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन था। अब यूनिमॉलिक्यूलर हम देखेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का क्या मतलब है कि जहाँ पे एक ही क्या हो, रिएक्टेंट आपस में एक ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है, उसको हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, कि जहाँ पे m की वैल्यू 1 होगी। एग्जाम्पल क्या है इसका?
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का NH4NO2। जब हम इसको हीट करेंगे, देखो प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, प्रोडक्ट 2 मिले चाहे 4 मिले, हमें यहाँ पे मतलब है रिएक्टेंट से कि कितने रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो वो हमें मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में बताता है। प्रोडक्ट हमें नहीं बताता मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, प्रोडक्ट तो बन रहा है, परफेक्ट कोलिजन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N2, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा हाँ N2 प्लस H2O, बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब रिएक्शन बैलेंस है NH4NO2 गिव्स N2 प्लस 2H2O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी मॉलिक्यूलैरिटी, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट दे रहा है। अब अगर हम बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन का क्या मतलब है कि जहां पे 2 स्पीशीज आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आपस में कोलाइड हो रहे हैं और तब जाके हमें प्रोडक्ट दे रहे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 2HI, हमें यहां से क्या मिलेगा H2 प्लस I2, यही है 2HI हमें मिल रहा है H2 प्लस I2, और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी M इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम ट्राई मॉलिक्यूलर की बात करें, ट्राई का क्या मतलब है 3, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा NO प्लस O2, 3 लेना है तो हम यहाँ से 2 ले लेते हैं। 2 मोल से यहाँ पे किसके नाइट्रोजन ऑक्साइड का, तो 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है 3 है जो कि आपस में कोलाइड कर रहे हैं। अभी क्या प्रोडक्ट देंगे NO2 यानी कि 2NO2, रिएक्शन बैलेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी इसकी 3। तो 3 तक तो मॉलिक्यूलैरिटी हो सकती है, बट 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगा, वो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलैरिटी होना पॉसिबल नहीं है, यानी कि बहुत रेयर केस में होगा जहां पे 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलैरिटी होगा। आपकी बुक का एक रिएक्शन है जिसमें हमें देखने से लगा कि मॉलिक्यूलैरिटी तो इसकी बहुत ज्यादा है लेकिन उतनी होती नहीं है। क्या है वो एग्जाम्पल, जब आप बुक की रीडिंग करोगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बुक की रीडिंग कर लेंगे तो भी वहां पे दिखा दूंगी मैं आपको। अब यहाँ पे रिएक्शन लिख दे रही हूँ, कौन सी रिएक्शन की बात कर रही थी। तो यहाँ पे रिएक्शन है KClO3 प्लस 6FeSO4 था आई थिंक, हाँ 6FeSO4 प्लस 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा 6 7 8 9 10, यहाँ पे आएगा 3H2O, नहीं H2SO4, 3H2SO4। तो यहाँ से हमें मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका जो भी प्रोडक्ट है आप एक बार अपनी बुक से देखना, ये था। अभी हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं, प्रोडक्ट तो हमको मिलेगा, हमें रिएक्टेंट से मतलब है। यहाँ पे देखो कितने स्पीशीज आपस में कोलाइड करके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये एक KClO3 है, 6FeSO4 है एंड 3H2SO4 है, यानी कि हमें यहाँ से दिखने में क्या लग रहा है कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 10 है, ठीक है। और ऑर्डर हमें देखने में क्या लग रहा है, इसका ऑर्डर हमें क्या लग रहा है, इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1, इसकी कंसंट्रेशन की पावर 6, इसकी कंसंट्रेशन की पावर 3, तो यानी कि यहाँ से हमें ऑर्डर भी 10 लग रहा है। लेकिन लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि ऑर्डर हम कभी भी ये परफेक्टली नहीं मान सकते कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही ऑर्डर होगा। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। हाँ, भले ही बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो हमारा ऑर्डर आया है वो बिल्कुल किससे मैच करता है, जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, बट हर बार ये ज़रूरी तो नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के ऑर्डर निकाल दिया है और हमें लग रहा है कि 10 इसका ऑर्डर है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। और यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 10 है। कैसे 10 है मॉलिक्यूलैरिटी, यहाँ से हमें देख के 10 लग रहा है, बट थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा कि
परफेक्ट कोलिजन वो भी 10 मॉलिक्यूल का या फिर 10 एटम का हो, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, रेयर केस में भी नहीं होगा। तो ऐसा इसमें क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, और जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कभी भी हम मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए फाइंड आउट नहीं करते हैं, हमेशा हम सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये सिंगल स्टेप नहीं है, इसलिए हमारा जो मॉलिक्यूलैरिटी आया है वो गलत आया है। और ऑर्डर पता चल गया क्यों गलत है, क्योंकि हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के ऑर्डर बताया, जबकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। क्लियर? तो हम यहां से क्या लिखेंगे, यहां पे जो इसका ऑर्डर है, और ये यहां पे हम लिखेंगे ऑर्डर इज अ एक्सपेरिमेंटल, ऑर्डर इज अ एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। जो ऑर्डर है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। तो ये जो हमने ऑर्डर 10 लिखा है ये गलत है, मॉलिक्यूलैरिटी भी 10 गलत है। एंड वी कैन फाइंड molecularity, we can find molecularity only for elementary reaction. It is not applicable for, it is not applicable for complex reaction. ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, इसलिए इसका ऑर्डर भी गलत है क्योंकि हमने स्टोइकियोमेट्रिक को देख के ऑर्डर निकाला है, प्लस इसका मॉलिक्यूलैरिटी गलत है क्योंकि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। ओके, क्लियर है इतना? एक और रिएक्शन देखते हैं हम। H2O और नहीं H2O था आई थिंक, 2H2, ओके, आयोडीन यहाँ पे, और यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 2H2O प्लस O2। 2H2O in presence of iodine will give 2H2 रिएक्शन। अभी ये बैलेंस नहीं है, राइट? ये पर ऑक्साइड कर लो इसको। 2H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन विल गिव 2H2O प्लस O2। ठीक है, आयोडीन यानी कि एल्कली मीडियम में है, एल्कली मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम। तो अब इस रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, हमें ऑर्डर निकालना है और हमें मॉलिक्यूलैरिटी निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें देखने से क्या लग रहा है कि ये एक ही स्टेप रिएक्शन में हो गया है, बट ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन लिखेंगे और हर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्यूलैरिटी निकालेंगे। ओवरऑल के लिए तो हम कभी भी नहीं निकाल सकते क्योंकि ओवरऑल में क्या है, ये तो कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले सिंगल स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन लिखेंगे और हर एक स्टेप के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले है H2O2 रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ और यहां से बन जाएगा H2O प्लस IO नेगेटिव। H2O2 प्लस I गिव्स H2O प्लस IO नेगेटिव। आईओ नेगेटिव और O2, हाँ आईओ नेगेटिव ही आएगा। अब फर्दर क्या करेंगे, दोबारा से हम H2O2 का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, IO नेगेटिव के साथ कराएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H2O प्लस O2, ये हमें यहाँ से मिलेगा H2O प्लस O2 और आयोडीन भी है तो I। अब जो हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, आईओ से आईओ चला जाएगा, इस आई से ये आई चला जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2।
यही फाइनल हमारा रिएक्शन था जो ऊपर लिखा है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? आयोडीन की प्रेजेंस में हो रहा है, क्योंकि इसमें आयोडीन इन्वॉल्व है। अब देखो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी निकालती हूँ तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी मॉलिक्यूलैरिटी कितना है? 2 है। ओवरऑल के लिए हम नहीं निकाल सकते, बट सिंगल स्टेप के लिए हमने निकाला है तो 2 आया है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 है। और अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर भी क्या है? इसका ऑर्डर भी 2 है। 2 कैसे है? क्योंकि यहाँ पे H2O2 प्लस I, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ऑर्डर H2O2 की पावर 1 और I की पावर 1, ये है। अब इन दोनों को हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा 2। तो इस ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है और ऑर्डर भी 2 है। अब हम जानेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है हम ये जानेंगे। ऑर्डर और यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूलैरिटी। सबसे पहला डिफरेंस, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट ऑफ रिएक्शन। एक रेट ऑफ रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसको जब हम सम करते हैं तो हम क्या निकालते हैं? वहां से ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले हम यही लिखेंगे, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन of reactant in a rate of reaction। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ reactant, number of reactant participate in collision to give product। तो इसको हम बोलते हैं ये मॉलिक्यूलैरिटी है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कभी भी, मतलब ऑर्डर चाहे नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा सिर्फ होल नंबर में ही होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन, जैसे कि -1, -2, 0, 1, 2, 1/2, 3/4, ये सब कुछ भी हो सकता है। एंड इट इज ऑल, यहाँ पे इसका सेकंड क्या हो जाएगा? इट इज ऑलवेज इन होल नंबर, इट इज ऑलवेज इन होल नंबर, 1, 2, 3, इस तरीके से। ओके, क्लियर है? थर्ड क्या है? जो ऑर्डर होता है उसके लिए वैल्यू फिक्स नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 3 या फिर ज्यादा से ज्यादा 4, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ये हमारा, हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी मोर देन 3। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 3 से ज्यादा हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी मोर देन 3। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। ये 3 हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑर्डर हम एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ हम एलिमेंट्री के लिए ही निकालेंगे। ये फोर्थ पॉइंट है।
order, we can find order. We can find order in elementary as well as complex reaction. ठीक है, और यहां पे मॉलिक्यूलैरिटी में क्या हो जाएगा? We find molecularity only on simple step reaction, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं elementary reaction. elementary reaction. तो एक ये हो सकता है पॉइंट. कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए. ओके, और क्या हो सकता है? 5th पॉइंट है टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट ऑर्डर पे पड़ता है. ठीक है, वहीं मॉलिक्यूलैरिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. यहां पे इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. और यहां पे मॉलिक्यूलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. 5th पॉइंट है नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. यहां पे ना ही टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा और ना ही प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा. क्लियर है? तो ये यहां से हमने 5 डिफरेंस देख लिए हैं मॉलिक्यूलैरिटी का और ऑर्डर का. ओके, अब इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ. और इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं? अभी तक हमने क्या देखा था? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ बना रहे थे, उसका जब हम स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? या तो हम इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लेते हैं उससे, या तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो निकालते हैं, है ना, स्लोप बना के. अब बार बार हमें ग्राफ ना बनाना पड़े, हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए जिसमें हम क्वेश्चन जो भी हमें वैल्यू मिला उस फॉर्मूले में पुट करें और फाइंड आउट कर ले हम आंसर. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा. तो हर ऑर्डर के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे. आज की क्लास में हम करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन. हेडिंग डालो इंटीग्रेटेड रेट लॉ. इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब इसमें आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी. जब हमने यूनिट निकालना सीखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड, थर्ड, इन सब का, तो वहां पे एक बात बताई थी कि जो कंसंट्रेशन होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो इंडिपेंडेंट होता है. मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है. अभी जानेंगे कैसे नहीं, और उस दिन भी बताया था. ठीक है, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि कौन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और कौन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हमें पता है कि ए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है जिससे हमें मिला है पी, यानी कि प्रोडक्ट. अब हम रेट कैसे निकालेंगे? इसका रेट हो जाएगा माइनस इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस डी ए अपॉन डी टी. यही है. अब देखो, इसके लिए तो हमने ये लिख दिया, इतना हमें पता है. और एक बात हमें और पता है कि जो रेट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर 0. अब जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0. अब किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है. तो यहां से आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के.
सिर्फ रेट इज इक्वल टू के, और रेट की वैल्यू हमने क्या निकाली है, माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। ये हमने लिख दिया। देखो रेट की जगह हमने लिखा है ये, और के की जगह हमने के ही लिख दिया। अब क्या होगा, ये जो डी टी है और जो माइनस है दोनों हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है वो डिवीजन में चला जाता है, और जो डिवीजन वाला होता है वो मल्टीप्लिकेशन में। ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इतना करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, हम यहां से डी ए का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और यहां से के कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें लिमिट पता होनी चाहिए कि किस किस लिमिट के बीच में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले इसको दोबारा से नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ओके, तो यहां पे क्या होगा, डी ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा टाइम 0 रहा होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए नॉट। ए नॉट क्या है, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। जब टाइम टी हो जाएगा तो ए जो कंसंट्रेशन है वो हमारा ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि अब इतना कंसंट्रेशन बचा है, ठीक है, या फिर इतना खर्च हो चुका है, इससे पहले वाला जो है वो खर्च हो चुका है, इतना इनिशियल हमारा कंसंट्रेशन अब बचा हुआ है। ये स्टार्टिंग का है और ये फाइनल का है। ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा क्या है, फाइनल है। अब हम पुट कर देंगे, जब हम इंटीग्रेट करेंगे डी ए को तो आ जाएगा ए, और हम यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ए नॉट टू ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के, और डी टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी, यानी कि 0 टू टी। यही करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ए माइनस ए नॉट अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू माइनस के। देखो टी की जगह एक बार टी रखेंगे और टी की जगह एक बार 0 रखेंगे तो टी माइनस 0 टी ही आएगा, तो यहाँ पे हमारा के टी आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। हम या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा हो जाएगा, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। क्लियर है। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं हम, यहां से हमारा और क्या आ सकता है, ए नॉट को इधर लेके चले जाते हैं, के टी को इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस के टी इज इक्वल टू ए नॉट। बस हमें क्या करना है, एक बार ए नॉट को उधर लेके चले जाएंगे, एक बार के टी को उधर लेके जाएंगे, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, क्लियर है इस तरीके का फॉर्मूला आपको। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमें और क्या मिला है यहाँ पे, 0 से t तो t माइनस 0। ये हमारा किसके लिए फॉर्मूला आया है, 0 ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। ये बताओ इतना क्लियर है। इसको एक तरीके से हम और किस तरीके से लिख सकते हैं ये देखते हैं। हमें पता है कि a माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी है। अब हम लेफ्ट को राइट कर देते हैं, राइट को लेफ्ट कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। यहां से आप k की वैल्यू भी निकाल सकते हो, t की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ए नॉट माइनस ए अपॉन के। तो ये है हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला। सब एक ही है, आपने इसको डिराइव कर लिया, इससे अब ये सब आप खुद ही कर सकते हो। क्लियर है 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब एक बार 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या क्या है। सबसे पहली चीज हमें क्या पता चला था
कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? कंसंट्रेशन से। किसकी कंसंट्रेशन से? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ बनाएंगे। तो वो कैसा जाएगा? वो कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर रहे हैं अभी हम, किसके बीच में? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है। तो इसका ग्राफ कैसा चला जाएगा? ये हमारा ग्राफ बनेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंसंट्रेशन और टाइम के लिए, क्योंकि टाइम बीतने से कंसंट्रेशन पे कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी? जीरो है, मतलब ओवरऑल जो वैल्यू है 1 है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये हमारा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, ये रेट। डन है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक और ग्राफ बनेगा इसका, KT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। ठीक है, ये वाला हम लेते हैं दोबारा से, इसका ग्राफ बनाएंगे हम। A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT, जो हमने अभी डिराइव किया था। A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT, तो ये क्या हो जाएगा? Y इज इक्वल टू, ये है mx और ये क्या है? C है, कांस्टेंट है, बीच में माइनस का साइन है ही। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा x है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला ग्राफ आपको पता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? y क्या है? a है, जो नॉर्मल कंसंट्रेशन था हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन x है। kt क्या है? यहाँ पे k हमारा स्लोप है। ओके, यानी कि माइनस m, यहाँ पे स्लोप कैसा आ रहा है? नेगेटिव स्लोप आ रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। y एक्सिस पे हमने क्या लिया है? कंसंट्रेशन ऑफ A। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? माइनस का स्लोप बनेगा, यहाँ पे A नॉट हो जाएगा और ये माइनस का m। ठीक है, माइनस का m, यानी कि यहाँ पे क्या है? K स्लोप। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर है इतना? हमने दो ग्राफ देखे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैसे डिराइव करना है हमने वो देख लिया। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही हम इसकी हाफ लाइफ देखेंगे और लाइफ टाइम देखेंगे। हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है कि जैसे कि मान लो एक रिएक्शन है, हम मान लेते हैं कि वो 5 मिनट ही सर्वाइव कर पाते हैं, तो हाफ लाइफ का क्या मतलब है कि वो 50% कंप्लीट हो चुका है, यानी कि उसकी हाफ जो उसकी लाइफ है वो 50% कंप्लीट हो चुकी है, फिर 50% बची हुई है, हम उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, देखो हमने क्या देखा था, फॉर्मूला जो हमें पता है A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। जब हमारा टाइम 0 था तो जो A कंसंट्रेशन था वो कितना था हमारे पास? A नॉट। ठीक है, जो A कंसंट्रेशन था वो कितना था हमारे पास? A नॉट, जब टाइम 0 था तो। लेकिन जैसे ही टाइम कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन है वो भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी कि A इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, कैसे पुट करेंगे हम? A की जगह हम क्या रखेंगे? A यहां पे आ जाएगा हमारा ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 माइनस KT। ठीक है, A इज इक्वल टू ए नॉट, एक काम करो आप पहले T हाफ निकाल लो यहां से, ये हो जाएगा हमारा KT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस A
एंड ये है हमारा, हमें क्या निकालना है, टी निकालना है, टी हाफ निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू डिवाइडेड बाय के। तो टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू नॉट ए माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, हमारी हाफ लाइफ की वैल्यू आ गई है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या किया हमने, जो हमने पिछले फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, इसी फॉर्मूले में हम दोबारा से लेकर आ गए। हमें टी हाफ निकालना है तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। हमने यही किया, टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। अब ए नॉट की जगह ए नॉट है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो कितना परसेंट खर्च हो चुका है, हाफ खर्च हो चुका है, तो ए नॉट बाई टू आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये टू ए नॉट माइनस ए नॉट आ जाएगा। तो टू ए नॉट माइनस ए नॉट कितना हो जाएगा, ए नॉट डिवाइडेड बाई टू था ही, तो वो के साथ चला गया। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारा टी हाफ आया है, यानी कि हमारा ये किसका है, हमने हाफ लाइफ निकाला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, हाफ लाइफ किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के। टी हाफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के। तो इसका हम एक ग्राफ बना सकते हैं। इसका ग्राफ क्या बनेगा, ए नॉट और यहाँ पे टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे हाफ लाइफ बढ़ेगा वैसे वैसे ए नॉट भी इंक्रीज होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इस तरीके से स्लोप। ठीक है, स्लोप क्या है, 1/2k। क्लियर है इतना, ये किसके लिए था, हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम निकालेंगे लाइफ टाइम। लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे, मतलब वो 100% कंप्लीट हो चुका है, उसको हम बोलेंगे लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम रिएक्शन सेम जैसे t जीरो होने पे, यहां पे क्या था, जब हमारा टाइम t जीरो था तो a हमारा कितना हो जाएगा, a नॉट है इनिशियल में। जब टाइम t पूरा कंप्लीट है, लाइफ टाइम LF लिखा है यहाँ पे, ठीक है, लाइफ टाइम, तो a कितना हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा। मतलब अब वो 100% कंप्लीट हो चुका है कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा a नॉट था, बट फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है। अब फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल टू, t लाइफ टाइम इज इक्वल टू a नॉट माइनस a अपॉन k। ठीक है, a नॉट की जगह a है और a की जगह जीरो है, तो t लाइफ टाइम इज इक्वल टू a नॉट बाई के। तो हाफ लाइफ था a नॉट बाई 2k और लाइफ टाइम है कितना, a नॉट बाई के। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। डन। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। एग्जाम्पल्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, जो भी रिएक्टेंट एक्सिस में होगा उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि कैसा है रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन हम देखेंगे जिसमें रिएक्टेंट पे कोई भी जो रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं कर रही है, रिएक्टेंट का किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे कि हाँ वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। क्या हो जाएगा, पहला है H2 प्लस Cl2 in presence of sunlight will give 2HCl। यहाँ पे रिएक्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ये फोटोलिटिक रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट की इफिशियंसी से फर्क पड़ता है, यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने रिएक्टेंट कितना लिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में है तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या है, N2O। N2O को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये N2 प्लस O2। इसको हमने हीट कर दिया N2 प्लस O2,
रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम हाफ लिख देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, NH3, तो यहां से मिलेगा हमें N2 प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस कर दें हम तो 2 2 3 जा 6 और यहाँ पे 3, ये कौन सा है, हेबर प्रोसेस है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। एक और देख लेते हैं, HI, यहाँ से हमें मिलेगा H2 प्लस I2, ये हो जाएगा 2HI विल गिव H2 प्लस I2। ये भी किसका एग्जाम्पल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या किया, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला है, पहले ग्राफ देखा है हमने 2, उसके बाद हमने हाफ लाइफ निकाला है, फिर हमने लाइफ टाइम निकाला है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और हमने लास्ट में एग्जाम्पल देखा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरी तरीके से हमने फिनिश कर लिया है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। तो रेडी रहना कल की क्लास के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।